Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is other financial instruments. We have talked about the different financial instruments, but rest of the financial instruments I will discuss it in this session with details. Okay. So let me explain you first of all. List down. I have listed down some of the financial instruments. These are here. First one is bonds. Second one is coupon. Third one is dividend warrant. Fourth one is letter of credit. Fifth is traveler's check. And the last one is credit and debit card. So, beta, we will discuss it in detail. So, let me explain first the bonds. That what are the bonds? Bonds are units of corporate debt issued by companies and scrutinized as tradable assets. A bond is referred to as a fixed income instrument since bonds traditionally paid a fixed interest rate, which is also called coupon, to debt holders. Variable or floating interest rates are also now quite common. Now, the bond prices are inversely correlated with interest rates. When rates go up, bond prices fall or vice versa. Now, the bonds have maturity dates at which point the principal amount must be paid or paid back in full or risk default. So, beta, bonds, first of all, I would like to explain or I would like to inform you that the another one name of bonds is the debenture. ठीक है, तो ये इन बॉन्ड्स को हम डेबेंचर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जब भी कंपनीज जो होती हैं उनको जब फाइनेंस की नीड होती है तो देयर आर टू वेज टू गेट फाइनेंसिंग। ठीक है, वन वे इज डेट फाइनेंसिंग एंड द अनदर वन वे इज इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके बेटा, तो जब डेट फाइनेंसिंग बिजनेस करता है तो वो क्या करता है कि वो डेट फाइनेंसिंग में अपने कंपनी के बॉन्ड्स या इसको डेबेंचर्स भी कह सकते हैं, तो वो बॉन्ड्स या डेबेंचर्स इश्यू करते हैं। ठीक है, वो जनरल पब्लिक में अपने बॉन्ड्स और डेबेंचर्स को इश्यू करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको अमाउंट मिलती है जो कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपने जो भी उनको रिक्वायरमेंट है जिसके लिए उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू किए थे या डेबेंचर्स इश्यू किए थे उस रिक्वायरमेंट पे जो है वो लगा देते हैं वो पैसे। उसके अगेंस्ट जनरल पब्लिक के पास क्या आ जाता है, एक पीस ऑफ पेपर आ जाता है जो कि डेबेंचर या बॉन्ड जो है वो सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें होता ये है कि जनरल पब्लिक को ये इसमें एडवांटेज होता है क्योंकि जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो वो उसके साथ एक प्रॉमिस करती है कि वो या तो ईयरली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली जो है वो इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट की इंटरेस्ट पे करेगी बॉन्ड होल्डर्स को। ठीक है, तो जो जनरल पब्लिक होती है वो इसलिए डाइवर्ट होती है टू परचेज बॉन्ड्स क्योंकि उनको पता होता है कि वो अपनी एक तरह से एक अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है वो एक जगह इन्वेस्ट कर रही हैं और उससे उन्हें जो है वो या तो क्वार्टरली या एनुअली या सेमी एनुअली जो है वो एक फिक्स अमाउंट मिलेगी जिसको वो यूटिलाइज करेंगे और देन आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो कंपनी अपने बॉन्ड को दोबारा रिडीम कर लेगी, रीपरचेज कर लेगी और आपको आपकी जो अमाउंट थी जिसके थ्रू आपने पैसे वो बॉन्ड खरीदा था वो अमाउंट भी आपको वापस पे ऑफ कर देगी। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ कि जो बॉन्ड्स होते हैं ये किसी भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि उन्हें जो है जब भी वो बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उन्हें एज पर दी प्रॉमिस जो है वो इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करना होता है। ठीक है, टू द जनरल पब्लिक। अब इसमें ये है कि अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है भले, लेकिन उनको इंटरेस्ट पे करना है एट एनी कॉस्ट बिकॉज इट इज द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है बॉन्ड्स में, लेट सपोज कि कंपनी ने जो है अपने बॉन्ड्स जो है वो लेट सपोज इसकी जो पार वैल्यू होती है वो 100 रुपीज होती है डेबेंचर्स की। ठीक है, जैसे शेयर की 10 रुपीज होती है पार वैल्यू, इसी तरह से डेबेंचर्स की 100 रुपीज होती है। तो लेट सपोज कि कंपनी ने अपनी जो बॉन्ड्स है वो पार वैल्यू पे बेचे हैं यानी 100 रुपीज ईच बॉन्ड बेचे हैं, लेकिन उन्होंने उसी वक्त जब एग्रीमेंट किया था तो उसमें प्रॉमिस किया था कि व्हेन दे विल रिडीम इट, जब वो रिपर्चेज करेंगे उस बॉन्ड को तो वो 105 रुपये पर डेबेंचर जो है वो आपको पे ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिल रही होती है टाइम टू टाइम
और आफ्टर द मेच्योरिटी जो उनकी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की होती है उससे ज़्यादा मिल रही होती है. Got it? So in this way, the bondholders will also get benefits, and the company will also, because if the company has need of the financing, so it is the way by which they can get the amount. ठीक है? Now there are some characteristics of bonds. First one is face value. बेटा face value क्या होती है? Face value is the amount that the bond will be worth at maturity. It is also the reference amount the bond issuer uses when calculating interest payment. वो क्या बोल रहे हैं, ये फेस वैल्यू वो अमाउंट है कि जब आप मेच्योरिटी होती है उस बॉन्ड की, तो उस वक्त जो उसकी उस टाइम पीरियड में उसको जो रिडीम किया जाता है जिस अमाउंट पे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेबेंचर जो है कंपनी 100 रुपीज पर डेबेंचर ऑफर कर रही है, लेकिन जब वो उसको रिडीम करेगी तो 105 रुपीज पे करेगी. सो दैट प्राइस इज कॉल्ड फेस वैल्यू. नाउ द सेकंड वन इज कूपन रेट. So coupon rate is the rate of interest the bond issuer will pay on the face value of the bond. Expressed as a percentage, for example, 5% coupon rate means that the bondholder will receive 5% of $100,000 face value. इसका मतलब क्या हुआ, $50 रुपीज उसको मिलेंगे एज एन इंटरेस्ट. अगर वो $1,000 जो है इन्वेस्ट करता है तो उसको उसके 5% जो है इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी एज ए फिक्स इनकम. तो वो कितनी होगी, $50. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है? कूपन डेट क्या होती है? कूपन डेट आर द डेट ऑन विच द बॉन्ड इशूअर विल मेक इंटरेस्ट पेमेंट. पेमेंट कैन बी मेड इन एनी इंटरवल बट द स्टैंडर्ड इज सेमी एनुअल पेमेंट. ठीक है? अब वो डेट बता रहे हैं कि जिस डेट पे जो है आपको इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, दैट डेट इज कॉल्ड कूपन डेट. ठीक है? और स्टैंडर्ड इंटरवल भी इसका बता दिए. वैसे तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, बट कंपनी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उनका वो सेमी एनुअल ही है कि कंपनीज अपने बॉन्ड होल्डर को जो इंटरेस्ट की पेमेंट करती हैं वो एक 1 ईयर में जो है 2 टाइम्स करती हैं, लाइक सेमी एनुअल. ठीक है? अदरवाइज अगर कंपनी चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकती है और एनुअली भी कर सकती है. ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन कंपनी. नाउ द नेक्स्ट इज द मेच्योरिटी डेट. As you know about this word, the maturity date, it is the date on which the bond will mature and the bond issuer will pay the bond holders the face value of the bond. ठीक है? ये वो डेट होती है जिसमें आपको जो है आपका बॉन्ड जो होता है वो मेच्योर हो जाता है और बॉन्ड होल्डर जो होता है उससे बॉन्ड इशूअर अपने बॉन्ड को वापस रिडीम कर लेता है, रिपर्चेज कर लेता है और उसको उसकी फेस वैल्यू पेमेंट कर देता है. ठीक है? Now the next is the issue price is the price at which the bond issuer originally sells the bond. ठीक है? जब वो इशू कर रहे होते हैं प्राइस को, वो प्राइस होती है कि जिसमें बॉन्ड इशूअर ने अपना बॉन्ड सेल आउट किया होता है. ठीक है? Now there are some categories of bonds. There are various types of bonds. Corporate bonds की जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी कंपनी जब उसको फाइनेंसिंग की जरूरत होती है तो बेटा वो क्या करती है, वो बॉन्ड्स जो होती हैं या जिसको डेबेंचर्स भी कहते हैं वो इशू करती है अपनी कंपनी के बिहाफ पे. ठीक है? और उस पर कुछ इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करती है. लाइक हियर इज रिटन दैट corporate bonds are issued by companies. Companies issued bonds rather than seek bank loans for debt financing in many cases because bond markets offer more favorable terms and lower interest rates. ठीक है? तो कंपनीज जो है वो बैंक लोन की तरफ मूव करने के बजाय अपने बॉन्ड्स जो है वो ऑफर कर देती हैं टू द जनरल पब्लिक. इसकी सबसे इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये बहुत फेवरेबल इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा ईजियर होती है और इसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करना होता है वो कंपैरेटिवली बैंक लोन कम करना होता है पे ऑफ. ठीक है? क्योंकि जो वो इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक को पे ऑफ कर रहे होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होता है कंपैरेटिवली किसके, बैंक लोन में अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो. ठीक है? सेकेंड इज म्यूनिसिपल बॉन्ड. They are issued by states and municipalities. Some municipal bonds offer tax-free coupon income for investors. ठीक है? अब म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेट्स या म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो ऑफर करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स कम्युनिटी. ठीक है? जब उनको ज़रूरत होती है कि उनको अपने एरिया में जो है कुछ डेवलपमेंट करवानी है, उसके लिए कुछ मनी रिक्वायर्ड है,
या कोई ऐसी चीज प्रोजेक्शन करवानी है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो इशू करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड such as those issued by the US Treasury. Bonds issued by the Treasury with a year or less to maturity are called bills. Bonds issued with 1 to 10 years to maturity are called notes, and the bonds issued with more than 10 years to maturity are called bonds. The entire category of bonds issued by a government treasury is often collectively termed as the treasury. Government bonds issued by national government may be referred to as sovereign bonds. अच्छा देखिए, हमने अभी तक जो है ट्रेजरी के बारे में पढ़ा था, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने फर्दर उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है बेटा कि वो टी बिल्स हम उन बॉन्ड्स को कहते हैं जिनकी लाइफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर होती है, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं जो। ठीक है। और वो बॉन्ड, वो बिल्स या वो ट्रेजरीज जो 1 से लेके 10 ईयर्स के अंदर अंदर जिनकी मेच्योरिटी होती है, दैट बिल्स आर कॉल्ड नोट्स। यानी ट्रेजरी नोट्स कौन से होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से 10 साल तक में होती है। और बॉन्ड्स जो होते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 10 साल या 10 साल से ज्यादा के अर्से में होती है। ठीक है। तो बिल्स जो होते हैं उनकी मेच्योरिटी 1 और लेस देन 1 ईयर होती है। नोट्स की मेच्योरिटी 1 से लेके 10 ईयर्स के अंदर अंदर होती है। और बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स होती है। ठीक है। और ये ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट क्यों इशू करती है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो सेलिंग करना शुरू कर देती है टी बिल्स को। उससे ये होता है बेटा कि जो भी इकोनॉमी में जो मनी होता है, एक्सेस मनी, वो पंप इन हो जाता है टू द गवर्नमेंट। और जब उसको लगता है कि नहीं अब जो है इकोनॉमी में अमाउंट, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई है, तो वो फिर क्या करती है, वो टी बिल्स को जो है परचेज करना शुरू कर देती है ताकि इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ मनी फिर से स्टेबिलिटी पे आ जाए और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। ठीक है। Now, the another one is agency bonds. Agency bonds are those issued by government affiliated organizations such as Fannie Mae and Freddie Mae. ठीक है। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अफिलिएट हुई हुई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जब बॉन्ड्स इशू करती हैं, सो दैट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एजेंसी बॉन्ड्स, क्योंकि वो एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही होती है। ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज कूपन। As I discussed it in the previous slides as well, so it is easy to know about it that coupons is like an interest rate. A coupon's payment refers to the annual interest paid on a bond between its issue date and the date of maturity. ठीक है। तो कूपन पेमेंट क्या होती है? कूपन पेमेंट वो इंटरेस्ट रेट होता है, लाइक बॉन्ड अगर आपने जब परचेज किया है, ठीक है, उस डेट से लेकर जब तक वो मेच्योर होगा, उन दोनों डेट के ड्यूरेशन में जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट गेट करोगे, दैट पेमेंट इज कॉल्ड कूपन पेमेंट। ठीक है। And the coupon rate is determined by adding the sum of all coupons paid per year, then dividing the total by the face value of the bond. ठीक है। और कूपन रेट किस तरह से सेट किया जाता है कि आपको जब इशूइंग डेट से मेच्योरिटी डेट के अंदर अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेमेंट्स होंगी उनको ऐड करके डिवाइड किया जाता है फेस वैल्यू से, देन यू विल गेट दी रेट, कूपन रेट। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज डिविडेंड वारंट। Dividend warrant is the share of profit distributed by company out of its earnings to the company's shareholders. It is basically percentage earning of the shareholders out of their investment in a company. ठीक है। डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड वो प्रॉफिट शेयर होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जब कंपनी जो है अपने शेयर को सेल आउट करती है टू द शेयर होल्डर्स और उनके पैसों से इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करती है, एंड देन व्हेन द कंपनी रियलाइज प्रॉफिट ऑन इट, तो वो क्या करती है, उसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर देती है। एक हिस्सा जो होता है वो बेटा सॉरी एक हिस्सा जो होता है वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रखती है। एक हिस्सा जो होता है वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, और एक हिस्सा जो होता है वो रिटेन अर्निंग में रखती है। सही है। रिटेन अर्निंग में इसलिए रखा जाता है ताकि कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ जाए इन फ्यूचर, या कोई एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आ जाए फॉर द बिजनेस, तो आप इस रिटेन अर्निंग में से पैसे निकाल कर यूज कर सको। ठीक है। रिटेन अर्निंग इज लाइक अ मनी बैंक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
तो यहाँ क्या होता है बेटा, डिविडेंड वारंट्स में जब एक पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करने के लिए अपने प्रॉफिट में से रखती है, तो उसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले ऐसे नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है। तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबसे पहले तमाम प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसमें से जो अमाउंट बचती है तो फिर वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होती है। ठीक है। Dividends are mostly paid annually but can be quarterly or interim too. डिविडेंड का भी यही है कि वो एनुअली पे ऑफ किया जाता है, लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी जो है मंथली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो फिर वो कंपनी जो होती है अपना जो डिविडेंड होता है वो क्वार्टरली भी देती है या फिर सेमी एनुअल भी देती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज कंडीशन। डिविडेंड कैन बी एज कैश डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जो है वो दो तरह के होते हैं, कैश डिविडेंड भी हो सकता है और बॉन्ड डिविडेंड भी हो सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैश डिविडेंड? अ कैश डिविडेंड इज अ पेमेंट which are out of by company to its stockholders in the form of periodic distribution of cash as opposed to stock or any other form. Cash dividends are often paid on a regular basis, such as monthly or quarterly, but are sometimes one-time only payouts, such as after a settlement. यानी वो बोल रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, कैश डिविडेंड वो होता है कि आपकी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो वो आप लोगों को इन द शेप ऑफ कैश डिविडेंड देती है। ठीक है, not like a stock or in any other rewards, in the shape of any other rewards, but originally in the form of cash. They will provide you the dividend. ठीक है, और जो कैश डिविडेंड होता है वो मंथली भी पे ऑफ होता है, क्वार्टरली भी पे ऑफ होता है, एज आई टोल्ड यू दैट इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, if the company has a strong financial position, so they will provide you or they will give you the monthly or quarterly cash dividend. ठीक है, most broker offer a choice to accept or reinvest cash dividend. Reinvesting dividend is often a smart choice for investors with a long term focus. ठीक है, काफी ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आपके पास जो कैश डिविडेंड आ रहा है, आप उसके दोबारा अगेन जो है वो स्टॉक खरीद कर या उसी कंपनी के अगेन शेयर खरीद कर उस कैश डिविडेंड से और दोबारा री इन्वेस्ट कर दो उस अमाउंट को। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियल, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करके दे रहा है। तो अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स और ज्यादा होंगे तो आपको कैश डिविडेंड और ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन से इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं, दे हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर राइट नाउ, सो दे कैन यूज इट, बट इफ दे हैव मच मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इट or to want to earn more profit, so they should reinvest their cash dividend in the shape of purchasing more stock. ठीक है, dividend paying companies are typically established with stable cash flow and beyond the growth stage. ठीक है, वो कंपनीज जो डिविडेंड पे ऑफ करती हैं उनका कैश फ्लो बहुत स्टेबल होता है, उनका आउटफ्लो ग्रेटर नहीं होता इनफ्लो से, और उनकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है। एज आई टोल्ड यू दैट दोज कंपनीज विच आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, they provide you cash dividend or any kind of dividend on monthly or nearby situation. ठीक है, now the another one is bond dividend. We are also called it stock dividend. ठीक है, ये वो डिविडेंड होता है, ये वो प्रॉफिट होता है कि कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो है वो इन शेप ऑफ कैश नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती, बल्कि उनको अपने कंपनी के स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, so that type of dividend is called bond dividend. A dividend that is paid in stock or bonds rather than cash. A stock dividend may be declared when the company is cash poor and cannot afford a dividend otherwise. They are generally not considered desirable because one must pay capital gain tax on stock dividends, even though there is no cash gain for the shareholder. ठीक है, तो जो ये बॉन्ड डिविडेंड होता है, ये कंपनी इसलिए जो है पे ऑफ करती हैं इंस्टीड ऑफ कैश, क्योंकि उनकी कैश की कंडीशन पुअर होती है, उनका कैश आउटफ्लो ज़्यादा होता है।
ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है कैश डिविडेंड को प्रिफर करते हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉक डिविडेंड देंगे तो दे हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, so that's why they prefer to get cash dividend instead of bond dividend. Now, the fourth one is letter of credit. Letter of credit guarantees that seller that they will be paid for a large transaction. Banks and financial institutions typically take on the responsibility of ensuring that the seller is paid. Such documents are commonly used in international or foreign exchange transactions. Types of documents include commercial letter of credit, standby letter of credit, revocable letter of credit, irrevocable letter of credit, revolving letter of credit and red class letter of credit. बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट का मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू बताती हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द पेमेंट पर्पज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कंट्री में रहती हूँ, लेट सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने जो है वो चाइना से कुछ मंगवाना है, कोई चीज़ इम्पोर्ट करवानी है, तो बेटा मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, वहाँ से वो चीज़ जो है वो ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होके वो मुझे सेंड करेंगे। तो हम दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे को जो है वो पर्सनली नहीं जो है जानते, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। माइट बी पॉसिबल मैं पेमेंट पूरी कर दूँ और वहाँ से मुझे जो है वो मेरा गुड्स इम्पोर्ट ही ना करे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे गुड्स इम्पोर्ट कर दे और मैं ही पेमेंट ना करूँ, मैं फ्रॉड कर लूँ। ठीक है, तो इन पर्पज में क्या होता है बेटा कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेते हैं, लाइक बैंक की हेल्प लेते हैं, दोनों इदारे, एक्सपोर्टर भी और इम्पोर्टर भी अपने अपने कंट्रीज के बैंक से जो है हेल्प लेते हैं और वहाँ पर जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाते हैं। सही है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है दोनों के बैंक जो होते हैं वो गारंटियर बनते हैं और वो जो है इस बात को प्रॉमिस करते हैं कि हमारे बिहाफ पे इनके बिहाफ पे हम आपको पेमेंट करेंगे। लाइक क्या होता है बेटा कि अगर मैंने इम्पोर्ट करके मंगवाए हैं कुछ गुड्स, तो क्या होगा, मेरा बैंक जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा किससे? एक्सपोर्टर के बैंक से। ठीक है, और एक्सपोर्टर का बैंक किससे कोऑर्डिनेट करेगा? एक्सपोर्टर से। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फॉर द पेमेंट पर्पज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, बल्कि हम दोनों के बैंक जो है वो इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे जब बैंक जो है वो गारंटियर बनते हैं तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं और ये लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है बाय विच वी कैन इजिली डन आर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इंटरनेशनल पेमेंट। So, as I told you that there are the types of letter of credit. So, first one is commercial letter of credit. ठीक है, बेटा कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट जो नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, एज इट इज रिटन हियर, दिस इज अ स्टैंडर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट दैट्स कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड and may also be referred to as a documentary credit or an import and export letter of credit. A bank acts as a neutral third person or party to release funds when all the conditions of the agreement have been met. ठीक है, तो बैंक जो है वो एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे जो है अपना प्ले करता है रोल और वो फंड्स को जो है वो पेमेंट करवाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी कंडीशन हो रही होती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग की, उसमें बैंक एज एन इंटरमीडिएट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रिपेयर करता है और गारंटी बनकर दोनों की ट्रांजेक्शन जो है और इंटरनेशनल पेमेंट को वो कंफर्म करता है और डन करता है। ठीक है, standby letter of credit. This type of letter of credit is different. It provides payment if something fails to happen. Instead of facilitating a transaction, a standby letter of credit provides compensation when something goes wrong. Standby letter of credit are very similar to commercial letter of credit, but they are only payable when the payee or beneficiary proves that they did not get what was promised. ठीक है, तो ये वो वाला लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई नुकसान हो जाए, आपने जो ऑर्डर किया था आपको वो चीज़ ना मिले, तो फिर आपको किस तरह से आपकी अमाउंट रिटर्न बैक होगी। तो वो वाला लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है दैट आर कॉल्ड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ द कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। When a letter of credit is confirmed, another bank, presumably one that the beneficiary trusts, guarantees that payment will be made.
Exporters might not trust a bank that issued a letter of credit on behalf of a buyer because the exporter is not familiar with the bank. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसमें ना सिर्फ के इम्पोर्टर का बैंक इन्वॉल्व होता है बल्कि एक्सपोर्टर का बैंक भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर जो है वो इम्पोर्टर के बैंक से पे रिलाई नहीं करता, तो इसलिए उसको अपना बैंक जो है एज एन गारंटियर चाहिए होता है। ठीक है, back-to-back letter of credit. A back-to-back letter of credit allows intermediaries to connect buyer and seller. Two letter of credits are used so that each party gets paid individually. An intermediary gets paid by the buyer and the supplier gets paid by the intermediary. यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता यह है कि इम्पोर्टर जो होता है और एक्सपोर्टर उनके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, वो वर्क कर रहा होता है और वो अपनी अमाउंट लेता है। लाइक वो बायर से जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट गेट करता है और फिर उसके बाद सप्लायर को वो अपना एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के पे ऑफ करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बायर से वो गेट करेगा उसकी अमाउंट में और सेलर को जो पे करेगा उसकी अमाउंट में डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस उसकी इनकम होगी इंटरमीडिएट। ठीक है, revolving letter of credit. A revolving letter of credit can be used for multiple payments. If a buyer and seller expect to do business continually, they may prefer not to obtain a new letter of credit for every transaction or for every step in a series of transactions. This type of letter of credit allows business to use a single letter of credit for numerous transactions until the letter expires. अब बेटा रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने में भी जो है बहुत बड़ी एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने पड़ते हैं फ्रॉम दी बोथ साइड। तो क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि मैं अपना बिजनेस एक कर रही हूँ जिसमें मैं इम्पोर्ट करती हूँ गुड्स फ्रॉम द अनदर वन कंट्री, तो मैं क्या करूँगी बेटा, और मुझे पता है कि मैं इस पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है इससे ज़्यादा डीलिंग करती हूँ, तो मैं उसके लिए एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट बनाऊंगी जिसमें अमाउंट जो है वो 3 से 4 या 4 से 5 जो है वो ट्रांजेक्शन की पे ऑफ हुई भी होगी। उससे ये होगा कि मैंने एक ही दफ़ा लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर जो है बना दिया है ताकि मैं उसी लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करते हुए अपने 3 से 4, 4 से 5 मल्टीपल ट्रांजेक्शन को जो है पे ऑफ कर सकूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट कर डेल होगी। Site letter of credit. Payment under a site letter of credit occurs as soon as the beneficiary submits acceptable documents to the appropriate bank. ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि आपके जो एक्सपोर्टर है उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, देन इम्पोर्टर क्या करेगा, उस जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा फ्रॉम हिज ओन बैंक और वो देख लेगा, देन दे विल पे टू द इम्पोर्टर। ठीक है, थ्रू द बैंक। ना डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता है बेटा कि आप का जो एक्सपोर्टर होता है वो आपको सेंड कर देता है गुड्स, लेकिन फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होती है इम्पोर्टर से कि आप बोलते हो कि ठीक है आप मुझे जो है 2 महीने बाद जो है पेमेंट कर देना थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट, बट आप आपको रिक्वायरमेंट है उस गुड्स एंड सर्विसेज की तो आप अभी रख लो, मैं आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दिस केस एक इम्पोर्टर गेट द गुड्स or and pay the amount after later time period. ठीक है, red clause letter of credit. With a red clause, the beneficiary has access to cash up front. The buyer allows for an unsecured loan to be issued as a part of the letter of credit, which is essentially as an advance at the rest of the payment. The seller or the beneficiary can then use the money to buy, manufacture or ship goods to the buyer. समटाइम्स ऐसा होता है बेटा कि एक्सपोर्टर के पास जब ऑर्डर आता है इम्पोर्टर की तरफ से तो वो कहता है कि आपको थोड़ी सी एडवांस पेमेंट करनी होगी, बिकॉज मुझे जो है इस चीज़ को प्रिपेयर करने में, इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने में जो एक्सपेंसेस लगेंगे उसके लिए मुझे जो है कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो यू हैव टू पे सम एडवांस पेमेंट। So that type of advance payment which is done by the importer for the exporter, this are called red clause letter of credit. ठीक है, irrevocable letter of credit. An irrevocable letter of credit cannot be changed without authorization from all parties involved. जो इम्पोर्टर है जो एक्सपोर्टर है जब तक कि वो दोनों की कंसेंट नहीं होगी तब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। दैट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड irrevocable letter of credit. Now the fifth one is traveler's check. Traveler's checks are generally used by people traveling to foreign countries. अच्छा, याद रखिए कि जो ट्रैवलर चेक है
ये जब तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तब तक ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि पहले अब जैसे अगर हम देखें तो हम अगर एचबीएल का हमारा एक अकाउंट है, तो हम अगर सऊदीया भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एचबीएल की ब्रांच अवेलेबल है। तो देयर इज नो नीड टू गेट ट्रैवलर चेक, ठीक है। लेकिन वो एरा जब कि ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, लोग अपने पैसे को या तो फिर वो इन कैश इन इनका एक्सचेंज फर्म जो है वो एक्सचेंज करेंसी करवा के लेके जाते थे। लाइक अगर मैं सऊदीया जा रही हूँ तो मैं रियाल में कन्वर्ट करवा रही हूँ, तो वो रिस्की होता था कि मैं इतने लॉन्ग टूर पे जब जा रही हूँ तो वो पैसे मुझसे मिसप्लेस ना हो जाए। तो फिर वो क्या होता था, लोग उस ज़माने में ट्रैवलर चेक जो है वो प्रिपेयर करते थे, ठीक है। नॉर्मली जो उसकी डिनोमिनेशन होती थी वो 10,000 रुपीज़ होती थी, ठीक है। तो ट्रैवलर चेक आर जनरली यूज बाय द पीपल ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज। वो लोग जो बाहर ममालिक जा रहे होते हैं उनके लिए यूज होता है। They are purchased for a set amount and can be used to buy goods or services or be exchanged for cash. वो ट्रैवलर चेक जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री जब लेके जाते हैं तो वहाँ के मनी एक्सचेंजर्स और बैंक जो होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके प्लेसमेंट में उसको उनकी करेंसी का कैश दे देते हैं, ठीक है। जो कि वो कैश वो यूज करते हुए वहाँ की गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं। Once widely used, traveler checks have largely been supplanted today by prepaid debit card and credit card, and it can be hard to find places that it will accept this. ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ट्रैवलर चेक की प्लेसमेंट ले ली है। और ये बहुत डिफिकल्ट हो गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो ट्रैवलर चेक लेके जाए तो हर बैंक या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट नहीं भी करता, ठीक है। जबकि ये बैंड नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ली है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिक इन दिस एरा। नाउ फाइनली देयर इज द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। बेटा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लेकिन आज तक लोगों को इसके बारे में कंपैरिजन ही नहीं पता। बहुत बहुत से लोग हैं जिनको उनका कंपैरिजन नहीं पता, सही है। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है बेटा, नाम से आपको जाहिर हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब क्रेडिट कार्ड आता है हाथ में, तो इसका मतलब क्या है, जब आप उसको यूज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप अपना ओन पैसा यूज नहीं कर रहे, ठीक है। एंड ऑफ दिस मंथ योर बिल विल बी जनरेटेड एंड देन यू हैव टू पे दैट बिल, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको सम ऊपर भी अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है। उसकी एक रेंज होती है कि अगर आप इतना यूटिलाइज करोगे आप मनी को, तो आपको जो है कोई जो है वो मार्जिन नहीं पे करना होगा। अदरवाइज जो है यू हैव टू पे द मार्जिन। और अगर आप उस बिल की पेमेंट में डिले करते जाओगे तो आपकी जो इंटरेस्ट होगा वो उससे डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एक क्रेडिट होता है, उधार होता है। लाइक आपके पास वो कार्ड है, आप यूज कर रहे हो, बट इट्स नॉट योर ओन मनी, ठीक है। आफ्टर एंड ऑफ द मंथ जब आपका बिल जनरेट होगा तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। बट इंस्टीड ऑफ इट, डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड वो होता है जिसको आप यूज करते हो और वो आपका अपना पैसा होता है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड का लिंक होता है आपके अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा और उस बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं यू कैन ड्रॉ बैक इट थ्रू डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। सम डेबिट कार्ड हैव द लिमिट ऑफ 25,000 पर डे of the withdrawal. Some have the 30,000 per day withdrawal limit, and some have the withdrawal limit of rupees 50,000, and some have the withdrawal limit of rupees 100,000. ठीक है। जो 100,000 वाली जो लिमिट होती है डेबिट कार्ड की, वो डेबिट कार्ड कहलाता है गोल्ड कार्ड, ठीक है। इसके अलावा जो 50,000 वाली लिमिट होती है वो डेबिट कार्ड कहलाता है मास्टर कार्ड, ठीक है। इसी तरह से यूनियन पे, वीजा कार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड आर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एज वेल। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। क्रेडिट कार्ड एक तरह से उधार है जो कि आपका अपना पैसा नहीं होता, आप उसको यूज करते हो और एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड अगर आपके पास है और आपके अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं तो आप उसको यूज करो और उसका कोई बिल नहीं आएगा, क्योंकि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। Hopefully it is clear to you, and if you have any query, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet in the next session with the new topic. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much.